नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं विकास साग के विद्यादानम की इस वर्दी सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग देखेंगे 28 जनवरी 2019 शिफ्ट 1 का प्रीवियस ईयर। ठीक है, चलिए। तो इस क्रम में हमारे पास पहला सवाल है, ए बी से आधा कुशल है जो सी से 3 गुना कुशल है। अब ये जो वर्ड आता है ये आता है अपने से जस्ट पहले वाले वर्ड के लिए। जस्ट पहले कौन है? बी। आपको ये डाउट नहीं होना चाहिए कि ये जो वर्ड ए के लिए आया है। ठीक है, अच्छा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ओरिजिनल सवाल है, मूल रूप से प्रश्न है, वो इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन होता है सदैव। इसीलिए प्रश्न पत्र में लिखा रहता है कि यदि प्रश्न पत्र में कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसका अंग्रेजी भाषा रूपांतरण ही सही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि सारे प्रश्न हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, ए इज हाफ एज एफिशिएंट एज बी हु इज। तो ये देखो, इंग्लिश में जो आता है जो वर्ड, वो ठीक उसी वर्ड के बाद आता है। लेकिन हिंदी रूपांतरण में क्या करते हैं? ए बी से आधा कुशल है जो मतलब कौन? बी। जो सी से 3 गुना कुशल है। ये तीनों मिलकर कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकेंगे? यदि बी अकेले यह कार्य 6 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, इस सवाल को करने के 3-4 तरीके होते हैं। हम लोग यहाँ पर एलसीएम मेथड वाला शॉर्टकट देखेंगे। ए बी सी। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इनका टाइम लिखते थे, फिर इनकी एफिशिएंसी निकालते थे, समय लिखते थे, फिर क्षमता निकालते थे। तो हम यहाँ पर सीधा क्षमता लिख रहे हैं, इनकी एफिशिएंसी लिख रहे हैं। ठीक है, सीधा एफिशिएंसी लिख रहे हैं। ए बी से आधा कार्य कुशल है। अगर बी कितना है? 2 यूनिट काम करता है, तो ए कितना करेगा? 1। अब कह रहा है कि बी, जो वर्ड किसके लिए आया है? बी के लिए। बी सी से 3 गुना कुशल है। अगर सी 1 है तो बी कितना होगा? 3। अब इनका कंबाइंड रेशियो बनाना हम लोग जानते हैं। 2 के बगल में प्लॉट खाली है, 2 आ जाएगा। 3 के बगल में प्लॉट खाली है, 3 आ जाएगा। कंबाइंड रेशियो बना 3:6:2। डेटा सेट हो गया। ए बी से आधा है जबकि बी सी से 3 गुना है। ठीक, चलिए अब देखिए, क्षमता का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति कितने दिन में कितना काम, 1 दिन में कितना काम करता है। ठीक है, तो यहां पर बी की क्षमता कितनी है? 6 यूनिट। इसका मतलब बी 1 दिन में 6 यूनिट काम करता है। क्लियर है? अगर बी 1 दिन में 6 यूनिट काम करता है और बी ने काम को पूरा करने के लिए 6 दिन लगाए, तो कुल कार्य यूनिट कितना हुआ? कुल कार्य यूनिट कितने आए? अगर बी 1 दिन में 6 काम करता है तो 6 दिन में कितना? 36 यूनिट काम करेगा। तो कुल 36 यूनिट काम है। अब यही 36 यूनिट काम तीनों मिलके करें तो कितने समय में निपटा देंगे? देखो, ए कितना निपटाएगा? 3 यूनिट। बी कितना निपटाएगा? 6। सी कितना निपटाएगा? 2। 6 3 9, 9 2 11। तो 9 2 11 कर देंगे इसको। 36/11, 11 तिये 33, कितना बचा? 3, और 11 दूनी 22, 3.2, और 3.2 से कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। क्लियर है जी? अगला सवाल देखिए। ओके, तो अगला सवाल देखिए। एक्स ने 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की। उन्होंने आंशिक रूप से, देख रहे हो कितने इज्जत से, उन्होंने आंशिक रूप से पैदल 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और आंशिक रूप से साइकिल पर 12 किलोमीटर की गति से यात्रा की। एक्स द्वारा पैदल तय की गई दूरी ज्ञात करें। ठीक है, ये जो जिसने भी पेपर बनाया है ना पिछले वाला, उसको पता नहीं एक्स कितना पसंद था या एक्स कितनी पसंद थी कि हर सेट में उसने एक्स को रखा है। ठीक है, हो सकता है याद आ रही हो तभी पेपर बनाया हो। एक्स ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 75 किलोमीटर इन 8 hours. She traveled partly by foot at 5 kilometers per hour and partly on bicycle at 12 kilometers per hour. Find the distance that covered on foot. देख रहे हो डेडिकेशन। तो
पैदल चल के आ रहा है x, वो वाला डिस्टेंस पूछा है ना। बच्चे बोल रहे होंगे सर हम सब कुछ छोड़ छाड़ के पढ़ाई कर रहे हैं और आप सवालों में भी x ले आते हो। चलो सवाल देखते हैं। 75 किलोमीटर, ठीक है, x ने कवर किया कितने में, 8 आवर में, ठीक है। कुछ उसने पैदल किया है, ये पैदल किया है और ये बाईसाइकिल से किया है, ठीक, ये बाईसाइकिल से किया है। तो हमें पैदल वाला निकालना है, तो मान लेते हैं, अच्छा जो पार्ट निकालना है उसे x मान लेते हैं। माना ये वाला डिस्टेंस कितना है x, तो ये वाला हो जाएगा 75 माइनस x, क्योंकि टोटल कितना है 75। अब देखो x वाली दूरी, ठीक है, किस चाल से चली है, 5 किलोमीटर से, पैदल है ना। समय बराबर दूरी बटे चाल, यहां पर कितना समय लगा, प्लस यहां पर कितना समय लगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल कितनी 12, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, पैदल वाला समय प्लस साइकिल वाला समय, और टोटल समय कितना लगा है 8। हो गया जी सवाल। 12 से यहां मल्टीप्लाई कर दो, 5 से यहां कर दो, 12 और 5 का मल्टीप्लाई यहां कर दो, तो ये आपका हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट 12x प्लस 75 पंचे, 55 25 हासिल लागी 2, 5 सत्ते 35, 2 37 माइनस 5x और 12 पंचे 60, 6 अट्ठे 48, 12 में से 5 गए 7x, और ये 375 ट्रांसपोज करके पक्षांतरण करके उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, ये 5, ये 0 और ये 1, 105, 15 सत्ते 105। तो x से कितनी डिस्टेंस कवर की है, अर्थात पैदल कितनी डिस्टेंस कवर की है, 15 किलोमीटर। क्लियर है जी, ठीक है। अगला सवाल देखिए, तो देखते हैं अगला सवाल। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला पिघलाया जाता है और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु बनाया जाता है। शंकु का व्यास ज्ञात करें। A sphere of radius 10 centimeter is melted and made into a cone of height 10 centimeter. Find the diameter of the cone. ठीक है, हमें ध्यान देना है क्या पूछा गया है, व्यास, डायमीटर, तो रेडियस निकाल के आंसर टिक नहीं कर देना है, ठीक है। चलिए, जब भी हम शेप चेंज करते हैं, पिघलाकर शेप चेंज करेंगे, तो वहां पर एक चीज कांस्टेंट रहती है, हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में भी देखा था, वो क्या है, आयतन, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। हमने क्या किया, एक गोले को पिघलाकर किसमें, शंकु में कन्वर्ट कर दिया, तो दोनों ही केस में क्या रहेगा, आयतन समान रहेगा, वॉल्यूम 1 इज इक्वल टू वॉल्यूम 2। अच्छा, गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितनी है, त्रिज्या कितनी है गोले की, 10, तो 10 गुणा 10 क्यूब। अच्छा, जैसे हम लोग बोलते हैं आर क्यूब, ठीक है, इसे सही, इसका सही प्रोनाउंसिएशन है आर क्यूब्ड, ठीक है। मैं बोलता क्यूब हूं लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन है आर क्यूब्ड। तो 4/3 पाई आर क्यूब, और शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर तो हमें फाइंड आउट ही करना है, आर स्क्वायर्ड, और एच कितनी है 10, ठीक है, कट्टा पिटी कर दो, 3 से 3 काट दो, पाई से पाई चुका दो, 10 से ये वाला 10 काट दो। अब आर स्क्वायर बराबर देखना, आर स्क्वायर बराबर ये 400, तो अंडर रूट 400 कर दोगे, आर बराबर कितना आएगा 20, ठीक है। तो त्रिज्या आ गई 20, 20 देख के टिक मत मार देना, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है, त्रिज्या नहीं, व्यास, रेडियस, सॉरी डायमीटर। तो व्यास कितना हो जाएगा 2r, डायमीटर कितना हो जाएगा 2r, 20 दूनी 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। अगला तो अगला सवाल देखते हैं। A set consists of 5 consecutive integers starting from 3, which what is the percentage decrease in the
एवरेज ऑफ द सेट व्हेन ग्रेटेस्ट इंटीजर इज रिमूव्ड फ्रॉम द सेट। एक समुच्चय में 3 से शुरू होने वाले 5 क्रमागत पूर्णांक हैं। यदि समुच्चय में सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए तो उस समुच्चय के औसत में कितने प्रतिशत की कमी होगी। ठीक है, चलिए नंबर सिस्टम से सवाल है हमारा। 3 से शुरू होने वाले 5 क्रमागत पूर्णांक 3, 4, 5, 6, 7, यही होंगे 5 क्रमागत पूर्णांक और उनका औसत क्लियरली ठीक बीच वाली संख्या होती है। जब भी हमारी समांतर श्रेणी आएगी तो औसत ठीक बीच वाली संख्या, ठीक, तो इसका औसत क्या है 5। इसमें से सबसे बड़ा औसत हटा दिया जाए, मतलब 3, 4, 5, 6, तब नया औसत क्या होगा, ठीक बीच वाली संख्या। तो ठीक बीच वाली संख्या यहां कहीं होगी 4 और 5 के बीच में 4.5। नया औसत क्या आ गया 4.5। पहले औसत 5 था, अब कितना है 4.5। कितने की कमी हुई, -5, सॉरी 0.5 की, 0.5 की कमी। किसके सापेक्ष, इनिशियल वाले के, प्रारंभिक वाले के सापेक्ष। तो 5 के सापेक्ष कमी हो गई 0.5 की, मल्टीप्लाइड बाई 100%। ठीक है, ये डेसिमल से 0 कैंसिल, 5 से 5 कट गया, कितना आ गया 10%। क्लियर है जी। अगला सवाल देखिए, चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम 2 पूर्णांकों का योग है जिनका गुणनफल 64 है। Which one of the following is the minimum sum of 2 integers whose product is 64? ओके, तो सबसे पहले हम इसके लिए 64 को फैक्टराइज करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाई 64, 2 मल्टीप्लाइड बाई 32 और ये 4 मल्टीप्लाइड बाई 16 और 8 मल्टीप्लाइड बाई 8। तो यहां देखो, एक तो ये हो सकते हैं इसके गुणनखंड, इनका योग करना 64 और 1 65। दूसरा ये देखो 32 और 2 34। तीसरा 16 4 20, 8 8 16। सबसे कम योग कहां आ रहा है 16 पर। ठीक है, क्लियर है जी। अगला सवाल देखिए। ओके, तो अगला बेहद प्यारा सवाल देखिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाना चाहिए। फाइंड द लीस्ट नंबर बाय विच 1200 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, आई होप अब तक तो आपका आंसर आ भी गया होगा। ठीक है, इसे हम लोग करेंगे ऑप्शन से। ठीक है, अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं कितना बनेगा 2400। क्या 2400 परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 3600 परफेक्ट स्क्वायर है, बिल्कुल सही। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अच्छा, बाकी के ऑप्शन चेक करने आप वो भी कर सकते हो। 12 चौके 48 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 12 पंचे 60 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगला सवाल देखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ √3 प्लस √27 प्लस √73 प्लस √64। ठीक है, तो चलिए करते हैं सवाल। अच्छा, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, अंडर रूट का मतलब x टू द पावर 1/2। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, x टू द पावर 1/3। ठीक है, चलिए तो इधर देखो 64 का वर्गमूल कितना 8, 73 और 8 81, 81 का वर्गमूल कितना 9, 27 और 9 36, 36 का वर्गमूल कितना 6, 6 3 9 और 9 का वर्गमूल कितना 3। हो गया जी सवाल। अगला सवाल देखिए। तो अगला सवाल देखिए, यदि x बटे y बराबर 4/5 हो और 7x प्लस 6y बराबर 29 हो तो y का मान ज्ञात करें। If x upon y is equal to 4/5 and 7x plus 6y is equal to 29, then find the value of y। ठीक है, अच्छा ये सवाल भी कई तरीके से हो सकता है।
देखो हर सवाल कई तरीके से हो सकता है। मैं जब भी ये कहता हूं कि इसे दो तरीके से कर सकते हैं, तीन तरीके से कर सकते हैं, दैट डजंट मीन कि केवल दो तरीके हैं या केवल तीन तरीके हैं। ठीक है, चलिए, तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए, y की। तो हम क्या कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू 4/5 y लिखा और ये वैल्यू हमने x की जगह पुटअप कर दी। तो यहां पर x की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 7 मल्टीप्लाइड बाई 4/5y प्लस 6y इज इक्वल टू 29। 7 चौके 28, 6 पंचे 30, 28 और 30 58, y बटे 5 बराबर 29। 29 से काटा 29 दूनी 58, y बराबर 5/2, यानी y का मान आ गया 2.5। दूसरा तरीका क्या है, यूनिट मान के। तो मेथड 2 देखिए, x बराबर 4 यूनिट, y बराबर 5 यूनिट, x अनुपात y बराबर 4/5। तो माना x की वैल्यू 4 यूनिट, y की वैल्यू 5 यूनिट। ये मान यहां रख दो, 7 गुणा 4 यूनिट प्लस 6 गुणा 5 यूनिट बराबर 29। तो 7 चौके 28, 6 पंचे 30, 28 30 58 यूनिट कितना है 29। तो ये 29 दूनी 58, 2 यूनिट कितना है 1, 2 यूनिट 1 है, तो 1 यूनिट आधा होगा। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, y की। y कितने यूनिट है 5, तो आप 5 यूनिट की वैल्यू निकालो। 1 यूनिट आधा है तो 5 यूनिट 2.5 होगा। ठीक है जी, अगला सवाल देखिए, बेहद प्यारा सवाल। दो संख्याओं का मासा 2 और लासा 60 है। यदि एक संख्या दूसरे की तुलना में 14 अधिक है तो छोटी संख्या ज्ञात करें। The HCF and LCM of two numbers are 2 and 60 respectively. If one of the number is 14 more than the other, find the smaller number. ठीक है, अच्छा, एक तो इसकी अप्रोच बेसिक वाली हो सकती है कि माना छोटी संख्या x तथा बड़ी संख्या x प्लस 14, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। एक तो ये बेसिक अप्रोच हो गई। दूसरा ऑप्शन वाली अप्रोच, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा कितना आ रहा है 120, कितना 120। ठीक है, यहां पर भी हम वही अप्रोच लगाते हैं। अगर ये ऑप्शन में अगर सबसे छोटी संख्या दी गई है, अगर छोटी संख्या 14 है तो बड़ी संख्या इससे अच्छा, ऑप्शन मेथड से हम कैसे करेंगे, हमको ऑप्शन में छोटी संख्या दी गई है। अगर छोटी संख्या 4 है और बड़ी संख्या इससे 14 अधिक है तो कितनी होगी 18। ठीक है, 18 चौके 72। ये ऑप्शन गलत हो गया, क्यों, क्योंकि गुणनफल कितना आना चाहिए 120। पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल 120 आना चाहिए। अगर छोटी संख्या 5 है, बड़ी संख्या इससे 14 अधिक, कितनी 19 होगी, 19 पना 95, आना कितना चाहिए 120। तो ये भी गलत। ऑप्शन सी देखो, छोटी संख्या 6 तो बड़ी संख्या 20 होगी, 2 6 12, गुणनफल 120 आ गया, बिल्कुल सही। यही ऑप्शन सही है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, यहां पर एक द्विघात समीकरण बना के सॉल्व कर सकते हो। एक्स स्क्वायर प्लस 14x इज इक्वल टू 120, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 120, फिर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके कर लोगे। ठीक है, तो बेसिक के बजाय ये ट्रिक बढ़िया है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। 4:9 के अनुपात में ए और बी के बीच 39 कैंडियां वितरित की जाती हैं। बी को ए से कितनी कैंडी अधिक मिलती है। 39 कैंडीज आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 4:9। हाउ मेनी मोर कैंडीज डज बी गेट देन ए। ठीक है, सवाल बहुत ही सिंपल है। ए और बी के बीच 4:9 के अनुपात में कैंडीज डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। टोटल यूनिट कितने हो रहे हैं 4 और 9 13, तो 13 यूनिट कितने के बराबर होगा 39 कैंडीज के बराबर।
1 यूनिट कितना आएगा, 3 कैंडीज के बराबर। बी को यूनिट में ए से कितना अधिक मिल रहा है, 5 यूनिट अधिक। अगर यूनिट में 5 मिल रहा है तो कैंडीज में 5 दिए 15 कैंडी। ठीक है जी, क्लियर है। अगला सवाल देखिए। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। 10% और 30% के दो लगातार मूल्य निर्धारण के बाद 20% की छूट पर एक वस्तु 2288 रुपए में बेची गई। वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात करें। An article was sold for 2288 rupees at a discount of 20% after two successive markups of 10% and 30%. Find the cost price of the article। ठीक है, तो इस सवाल को करने का सबसे शॉर्ट मेथड है, माना वस्तु का लागत मूल्य सीपी। अब हम इस पे क्या कर रहे हैं, 10% की मूल्य वृद्धि कर रहे हैं। अगर 10% की मूल्य वृद्धि करेंगे तो प्रतिशत में कितना हो जाएगा, 110%। तो बटे में 100 लिख दिया। अब हम करेंगे 30% की मूल्य वृद्धि, तो 130%। अब ये जो रिप्रेजेंट हो रही है वैल्यू, ये एमआरपी है। क्या है, एमआरपी। अब एमआरपी पर हम क्या लगा देंगे, 20% की छूट लगा देंगे। तो 20% छूट लगा दीजिए, कितना बचेगा, 80%। ठीक है, और जैसे ही आप एमआरपी पे छूट लगा दोगे वो क्या बन जाएगा, विक्रय मूल्य। तो ये रिप्रेजेंट करेगा विक्रय मूल्य को। 2288 कट्टा पीटी कर दो, ये 0 से 0 कैंसिल, ये वाले 0 से ये वाला 0 कैंसिल, 11 से काटा, 11 दूनी 22, भाग टूटे का 0, और 11 अट्ठे 88। 13 से काट देते हैं, 13 एकम 13, कितना बचा 7, 13 छिंग 78, 8 से काटो, 8 दूनी 16, 2 ये और 3 0 यहां से, सीपी कितना आ गया, 2000 रुपए। क्लियर है जी। ये मूल्य निर्धारण कुछ भी नहीं है, मूल्य वृद्धि है। ठीक है, जैसे हमने कोई चीज 500 में खरीदी, उसके बाद हम मूल्य निर्धारण सोचेंगे उसका कि 600 में बेचें या 700 में बेचें, यही मूल्य निर्धारण है, मूल्य वृद्धि है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए। कपड़े का एक टुकड़ा 600 रुपए में खरीदा गया। सिलाई शुल्क के रूप में 40 रुपए देने के बाद 12.5% का लाभ पाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। ठीक है, तो देखो इस सवाल में जो हमको प्रतिशत मान दे रखा है वो दे रखा है फ्रैक्शन में, दशमलव में। और जब भी हमें प्रतिशत मान फ्रैक्शन दशमलव में दिया जाए तो उसे फ्रैक्शन मेथड से करना आसान होता है बजाय पूर्णांक मेथड के। ठीक है, तो इसे हम फ्रैक्शन मेथड से करेंगे। 12.5%, या फिर हम कहें 12 सही 1/2, इसका फ्रैक्शन वैल्यू भिन्नात्मक मान कितना होता है, आपको याद होंगे ना अब तक, तो 1/8। ठीक है जी। हमने देखा था कि अंश सदैव उसी चीज को बताएगा जो प्रतिशत के बाद लिखा है। प्रतिशत के बाद क्या लिखा है, लाभ। प्रतिशत के बाद लाभ लिखा है, तो हमें एक जो बताएगा, क्या बताएगा, लाभ, प्रॉफिट। लाभ की गणना सदैव किस पे करते हैं, क्रय मूल्य पर। तो 8 रुपए हमारा क्या हो गया, क्रय मूल्य। ठीक है, 8 यूनिट क्रय मूल्य, 1 यूनिट लाभ। तो विक्रय कितने यूनिट रहा होगा, 9 यूनिट। ये तो था यूनिट की बात, लेकिन रुपए में देखें, हमने 600 रुपए का कपड़ा लिया और 40 रुपए सिलाई शुल्क और दिया, तो कुल लागत कितनी पड़ी हमें, 640। कितनी, 640। तो यूनिट में जो लागत 8 है, रुपए में वो लागत कितनी है, 640। तो 1 यूनिट कितनी आ गई, 80 रुपए। अगर 1 यूनिट 80 रुपए है तो विक्रय मूल्य अर्थात 9 यूनिट कितना होगा, 9 अट्ठे, बिल्कुल सही, 72, 720 रुपए। अगला सवाल देखिए। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक वस्तु 2500 रुपए में खरीदी गई। दुकानदार इसकी कीमत पर 12% छूट की अनुमति देता है और फिर भी 10% का लाभ प्राप्त करता है। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, an article was bought for 2500 rupees. He allows a discount of 12% and still gains 10%. Find MRP. ठीक है,
देखो सबसे सिंपल कैसे करेंगे इसको। वस्तु 2500 रुपए में खरीदी गई, हमें क्या दे रखा है, कॉस्ट प्राइस, और पूछा क्या गया है, एमआरपी। तो माना एमआरपी क्या है, एमआरपी है, और अगर हम एमआरपी पर 12% छूट लगा दें, 12% छूट अप्लाई कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, विक्रय मूल्य। ठीक है, तो एमआरपी पर 12% की छूट लगा दो आप, कितना बचेगा, 88%। अब ये क्या बन गया, विक्रय मूल्य। अच्छा, विक्रय मूल्य पाने का एक तरीका और है, क्रय मूल्य में आप क्या करो, लाभ ऐड कर दो, तब भी क्या बनेगा, विक्रय मूल्य। तो हमने क्रय मूल्य में 10% का लाभ ऐड कर दिया, तब भी क्या बना, विक्रय मूल्य। बस हो गया सवाल। ये 00 से 00 काट दिया, ये 11 से काटा, 11 अट्ठे 88, और यहां 10 बचा, और भी कुछ कट रहा है, ये 4 से काटा, 4 दूनी 8, ये 25 चौके 100, और 2 से काटा, ये 5 बार 25 25 625, एमआरपी आएगा 625 गुणा 5 यानी 3125, 3125 रुपए। ठीक है, चलिए ओके, अगला सवाल देखिए। 4% वार्षिक साधारण ब्याज की प्रणाली के तहत कितने वर्ष में 1500 रुपए दोगुने हो जाएंगे। इन हाउ मेनी ईयर्स विल 1500 रुपीज डबल इटसेल्फ अंडर सिंपल इंटरेस्ट सिस्टम ऑफ 4% PA। ठीक है, तो हम लोग ये सवाल टर्मिनोलॉजी ऑफ परसेंटेज से देखने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे सिंपल वैसे ही पड़ेगा, 4% वार्षिक साधारण ब्याज, इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा, 4/100, और अगर सिंप्लीफाई कर देंगे तो 1/25। अंश सदैव उसी चीज को बताता है जो प्रतिशत के बाद लिखा होगा। ठीक है जी, तो ये क्या है, 1 साल का साधारण ब्याज। कितने साल का, 1 साल का। और साधारण ब्याज की गणना किस पे की जाएगी, प्रिंसिपल पे। मतलब 2500 रुपए जमा किए और हमें 1 साल बाद 1 रुपए का ब्याज मिलेगा। हम चाहते हैं कि हमारा जो धन है वो डबल हो जाए। धन डबल हो जाए मतलब जितना हमने मूलधन जमा किया उतना ही ब्याज मिल जाए। तो अगर हमें एक ब्याज मिलता है, 1 यूनिट ब्याज मिलता है 1 साल में, तो 25 यूनिट ब्याज मिलेगा 25 साल में। अब बोलो सर इस 1500 रुपए का क्या काम है, कोई काम नहीं है। यहाँ 1500 रुपए हो, 3000 हो, 4000 हो, कोई मतलब नहीं, डजेंट मैटर, आपका सवाल ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। 1000 रुपए 2 वर्ष में 1144 रुपए 90 पैसे हो जाते हैं। मूलधन पर सालाना किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया है। 1000 रुपीज बिकम्स 14490 पैसे in 2 years. At what rate is the principal amount compounded annually? ठीक है, ये सवाल हम लोग 2 तरीके से देखेंगे, पहला प्रॉपर मेथड, दूसरा ऑप्शन वाला मेथड। तो पहले प्रॉपर मेथड देखते हैं। 2 ईयर में प्रिंसिपल इज टू अमाउंट हम देखेंगे। 1000 रुपए जमा किए और ये कितने बन गए, 1144 रुपए 90 पैसे। अब ये डेसिमल खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 का मल्टीप्लाई, तो ये 10,000 अनुपात 1144,9। अगर 2 साल में इतना है, ये रेशियो है, तो 1 साल में रेशियो क्या होगा, इसका वर्गमूल आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। अगर 3 इयर्स होते तो क्यूब रूट होता, अगर 2 ईयर है तो स्क्वायर रूट वर्गमूल, अगर 3 इयर्स होते तो क्यूबिक रूट या फिर घनमूल होता। ठीक है, क्लियर है जी। तो 1 साल का रेशियो निकालने के लिए दोनों का वर्गमूल आ जाएगा, इधर इसका वर्गमूल
और इधर 11449 का वर्गमूल। 10,000 का वर्गमूल कितना आ गया? 100 अनुपात इसका वर्गमूल निकालिए। देखिए जोड़ा बनाइए, 49 और ये 3 लोग रह गए। ठीक है, अब देखिए ऐसे वर्ग पढ़िए कि 114 से ज्यादा ना हो। ठीक है, तो 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121, तो 11 का वर्ग 121 ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पर तो हमने लिख दिए 10। ये क्लियर है कि यहां पर 10 आएगा। अब इकाई पे कौन सा अंक आ सकता है, क्योंकि 2 अंक हमें इकाई में 9 देते हैं। एक 3 का वर्ग 3 3 9, एक 7 का वर्ग 7 7 49, एक 3 और दूसरा 7। यहां क्लियर है 7 ही आएगा, क्योंकि 7 7 49 सीधा सीधा दिख रहा है, लेकिन फिर भी प्रॉपर मेथड से देखिए। अब हम क्या करते हैं, 10 से अगला नंबर 11, 11 धाई 110। अब हम इसका कंपैरिजन करेंगे इस नंबर के साथ। 114 क्या 110 से बड़ा है या छोटा है? तो 114 110 से बड़ा है, तो हम बड़ा वाला नंबर पिकअप कर लेंगे। कितना आ गया? 107। ठीक है, चलिए, तो ये अनुपात आ गया 100 अनुपात 107। मतलब आपने 1 साल के लिए देखो तो 100 रुपए जमा किए, 107 रुपए आपका अमाउंट हो गया। मतलब सीधा सीधा आपको ब्याज कितने का मिला? 100 रुपए पे कितने का ब्याज? 7। और जो 100 रुपए पे गणना करोगे वही आपकी दर होती है। ठीक है, तो यहां से एक तो सीधा सीधा आंसर निकाल लो। अगर आपको कैलकुलेशन ही करनी तो कैलकुलेशन कर लो, ब्याज बटे मूलधन गुणा 100%, तब भी वही आएगा। कितना आ गया? 7%। ठीक है, 7%। अब ऑप्शन वाला मेथड देखो कि इसे ऑप्शन मेथड से कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, ऑप्शन वाला मेथड देखिए। ये कितना है? 6%। अगर दर 6% रही होती तो फ्रैक्शन बनता 6/100। ये 100 से 1 साल के लिए 100 से 106 होता। फिर हम इसका वर्ग भी करते तो 6 के वर्ग में इकाई का अंक 6 6 36, 6 रहता। 7 के वर्ग में इकाई का अंक 9, 8 के वर्ग में इकाई का अंक 4, 9 के वर्ग में इकाई का अंक 1, और हमें इकाई का अंक चाहिए कितना है? 9, जो कि हमें सिर्फ ऑप्शन बी देगा। क्लियर है जी? अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए, ए बी और सी के बीच 1152 रुपए का नुकसान 7 अनुपात 8 अनुपात 9 के अनुपात में विभाजित होना चाहिए। ए का हिस्सा क्या है? अ लॉस ऑफ 1152 is to be divided among A, B and C in the ratio of 7:8:9. Then what is the share of A? ठीक है, चलिए, पार्टनरशिप का सवाल है हमारा। A, B और C, इनका जो लॉस हुआ वो 7 अनुपात 8 अनुपात 9 के अनुपात में हुआ। ठीक, टोटल यूनिट कितना हुआ? यूनिट में लॉस 8 7 15, 15 9 24। यूनिट में लॉस देखा जाए तो 24 यूनिट, लेकिन रुपए में कितना है? 1152। तो एक यूनिट की क्या वैल्यू आएगी? 1152 बटे 24। ये काटते हैं इसको, 3 अट्ठे 24 और 3 तिये 9, कितना बचा? 2, 3 अट्ठे 24 और 3 चौके 12। 8 से काटते हैं, 8 चौके 32, कितना बचा? 6, 8 8 अट्ठे 64। ठीक है, एक यूनिट 48 रुपए है, तो 7 यूनिट ए का शेयर पूछा है ना हमसे, तो ए का शेयर 7 यूनिट कितना होगा? 48 गुणा 7, 7 अट्ठे 56, इकाई का अंक 6, 7 अट्ठे 56, इकाई का अंक 6 आ गया। ऑप्शन ए सही है। ठीक है जी, अगला सवाल देखिए। ओके, अगला सवाल देखिए। ए, बी तथा सी एक व्यवसाय में 50,000 रुपए की सदस्यता लेते हैं। बी ने सी की तुलना में 6,000 रुपए अधिक की सदस्यता ली तथा ए ने बी की तुलना में 2,000 रुपए की सदस्यता अधिक की सदस्यता ली। यदि कुल लाभ 10,000 रुपए था तब लाभ में ए का हिस्सा कितना था? ठीक है, चलिए, ये सवाल भी हमारा पार्टनरशिप का है। ए, बी और सी, सबसे पहले हम इनका सिंप्लीफाइड रेशियो निकालते हैं। ठीक है,
बी ने सी से 6,000 रुपए अधिक की सदस्यता ली। तो मान लेते हैं सी का हिस्सा कितना है, सी, तो बी का हिस्सा कितना हो जाएगा, अगर सी का हिस्सा सी है तो बी का हिस्सा हो जाएगा सी प्लस 6,000 और ए का हिस्सा हो जाएगा इससे भी 2,000 रुपए अधिक, यानी सी प्लस 8,000। क्लियर है? लेकिन तीनों ने मिलकर कुल कितना रुपए लगाया, 50,000। इसका मतलब तीनों का योग होगा 50,000। सी प्लस 8,000 प्लस सी प्लस 6,000 प्लस सी इज इक्वल टू 50,000। तो 3C प्लस 14,000 इज इक्वल टू 50,000। तो देखो 50 में से 14 गए, कितना बचा, 36। 3C बराबर 36, तो C बराबर 12,000। मतलब इसने कितना इन्वेस्ट किया, 12,000। बी ने कितना इन्वेस्ट किया, 18,000। और ए ने कितना इन्वेस्ट किया, 20,000। तब इन तीनों का रेशियो क्या आएगा, 3 जीरो से 3 जीरो काट दो और 2 से काटेंगे, 2 ढाई 20, 2 नेम 18 और 2 छिंग 12। मतलब तीनों का सिंप्लीफाइड रेशियो आ गया 10:9:6। अब हमें 10,000 रुपए में से ए का हिस्सा निकालना है। तो पहले देखो टोटल कितना बनेगा, 10 यूनिट, 9 यूनिट, 6 यूनिट, 9 6 15, 15 10 25। तो टोटल बन रहा है 25 यूनिट। 25 यूनिट कितना है, 10,000। तो एक यूनिट कितना होगा, 25 चौके 100, 400 रुपए। हमें निकालना है कितना, ए का हिस्सा, ए का हिस्सा है 10 यूनिट। तो 10 यूनिट कितना होगा, 4,000। क्लियर है जी? अगला सवाल देखिए, एक पंसारी ग्रोसर की 4 महीनों में क्रम से 2,000, 2,500 रुपए, 3,200 रुपए और 4,250 रुपए की बिक्री होती है। 3,500 रुपए की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए 5वें महीने में उसकी बिक्री को कितना होना चाहिए। ठीक है, ये सवाल है आपके औसत का। देखो सवाल औसत का है, लेकिन हम इसे शॉर्टकट मेथड से करेंगे, टिकट और बस मान के। ठीक है, मान लेते हैं 5 दोस्त हैं। ठीक है, फ्रेंड 1, फ्रेंड 2, फ्रेंड 3, फ्रेंड 4 और ये 5वां अंबानी के खानदान से। ठीक है, एकदम धनाढ्य वर्ग का है। तो पहला दोस्त जो है, और ये पांचों दोस्त क्या करते हैं, गोवा ट्रिप जाने का प्लान करते हैं। ठीक, और गोवा ट्रिप जाने के लिए जो पैकेज टिकट है वो कितने रुपए का है, 3,500 रुपए का। तो जो पैकेज टिकट है वो कितने का है, 3,500 रुपए का। अब देखिए पहला दोस्त बेचारा गरीब वाला, इसके पास कितने रुपए, 2,000। दूसरे वाले के पास 2,500, तीसरा वाला 3,250 रुपए, चौथा वाला थोड़ा मिडिल परिवार से है, 4,250। ठीक, पहले वाले के पास मात्र 2,000 रुपए है। टिकट कितने की है, 3,500 रुपए की। बेचारे के पास गोवा ट्रिप के लिए कितना रुपए कम पड़ रहा है, 1,500। ठीक है, दूसरे वाले के पास कितने रुपए, 2,500 रुपए। इस बेचारे गरीब के पास गोवा ट्रिप के लिए कितना कम पड़ रहा है, 1,000 रुपए। इसके पास है 3,250 रुपए और टिकट कितने का, 3,500 का। इस यहां पर 250 रुपए कम पड़ रहा है। अच्छा ये देखो 4,250 रुपए ठीक ठाक घर से है, तो टिकट से कितना अधिक रुपए है, 750। अब यहां देखो इनका ओवरऑल देखो, तो ओवरऑल आएगा 1,500, 1,000 यानी 2,500, 2,500 और माइनस के 250, माइनस का 2,750 और प्लस 750, तो माइनस 2,000। ओवरऑल कितने रुपए टिकट के लिए कम पड़ रहे हैं, 2,000। अब आते हैं अंबानी वाले भाई साहब, करोड़पति वाले। ठीक है, तो ये बोलते हैं ठीक है गरीब दोस्तों, हम अपने लिए तो 3,500 रुपए लेके आएंगे ही आएंगे टिकट के, और साथ ही तुम्हारे लिए भी कितने कम पड़ रहे हैं, 2,000। तो 2,000 तुम्हारे लिए भी लेके आएंगे, तो अपना तो 3,500 रुपए लेके ही आएंगे, साथ ही इन गरीबों का भी लेके आएंगे। तो कितना लेके आएंगे ये, 5,500 रुपए। ठीक है, क्लियर है आंसर। ठीक, तो अगला सवाल देखिए,
तो चलिए देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न। बी और सी एक कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए, बी और सी वह कार्य 20 दिन में कर सकते हैं। ए अकेले कार्य कितने दिन में पूरा कर सकता है? इसको देखेंगे एलसीएम मेथड से। बी और सी किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए, बी और सी वही कार्य 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब हम 40 दिन और 20 दिन का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्लियरली कितना आएगा? 40। एलसीएम किसे रिप्रेजेंट करेगा? कुल कार्य यूनिट। कुल कार्य यूनिट। अब देखिए क्षमता, देखिए एफिशिएंसी, देखिए एफिशिएंसी क्षमता क्या होती है कि एक दिन में कितने यूनिट काम होगा। बी और सी 40 दिन में काम करते हैं और कुल कार्य यूनिट 40 है, तो एक दिन में कितना करेंगे ये? 1 यूनिट पर डे। 1 यूनिट पर डे। जबकि ए प्लस बी प्लस सी 20 दिन में 40 यूनिट काम कर रहे, तो एक दिन में कितना करेंगे ये? 2 यूनिट, मतलब 2 यूनिट पर डे। ये इनकी क्या आ गई? एफिशिएंसी। अब देखिए बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी? 1। लेकिन ए प्लस बी प्लस सी कितना है? 2। तो क्लियरली ए कितना रहा होगा? 1। क्लियर है? अगर b प्लस सी का मान 1 है लेकिन a प्लस बी प्लस सी 2 है, तो a की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1। अब a को 1 यूनिट पर डे के हिसाब से 40 यूनिट काम करना है, तो कितने दिन में करेगा? 40/1 अर्थात 40 दिन। ठीक है, क्लियर है जी? तो ये हमारा अंतिम सवाल पूर्ण होता है। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, हमारे पास समय बहुत ज़्यादा नहीं है, और प्रैक्टिस जब कीजिएगा तो आप OMR पर ही कीजिए। ठीक है, और वही प्यारी सी अपील, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।